आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हमने 2 लेक्चर पहले दे दिया है। अब आगे बात करते हैं। तो हम लोग जब पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है, किस चीज़ से बनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस या जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इस चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन के 3 मेथड थे। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेकेंड हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। ये 2 प्रोसेस हमने पढ़े थे पिछले टर्म पे। साथ ही साथ हमने पढ़ा था जो ट्रांसपोर्टेशन के 3 मेन प्रोसेस थे। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। Second is called active transport, and third is called bulk transport. हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। तो हमने कहा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है स्पेशली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हमने जो चर्चा की थी उसमें ये बताया गया था आपको कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबस्टेंस अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार जाता है तो वहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं होता है। अगर विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी अगर फ्लो जो है स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो इस प्रोसेस को हमने कहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर सबस्टेंस का फ्लो वेदर दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अगर सबस्टेंस का फ्लो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है, एनर्जी बॉडी को एनर्जी खर्चा करनी पड़ रही है, एनर्जी यूज करके अगर सबस्टेंस का फ्लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को हमने कहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी होता है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय द यूज ऑफ एनर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है। बात करनी थी हमको बल्क ट्रांसपोर्ट पे। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एनर्जी का यूज करके आर पार जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। मेरी बात समझ में आ रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में अगर आर पार जाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट? इसको हमने पढ़ लिया था। व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट? बल्क ट्रांसपोर्ट it involve large amount of substance pass across the plasma membrane। ठीक। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है। तो अगर सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार अगर बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा
द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल, सेल वॉल देखिए, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर मोस्ट सेल पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक और आउटर मोस्ट सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल को पहली बार ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक साहब ने, क्योंकि उन्होंने इस सेल को डिस्कवर किया था, सेल की खोज उन्होंने ही की थी। तो प्लाज्मा सेल सेल वॉल को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था वो थे रॉबर्ट हुक साहब। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये प्लांट सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस, एक सेल और देखिए, अगर दोनों सेल की बात करें तो विच इज प्लांट सेल एंड विच इज एनिमल सेल। यहां देखिए, इस सेल में सिर्फ आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अगर ये एक मेम्ब्रेन है तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ मौजूद है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, तो ये सेल कहलाएगी आपकी प्लांट सेल। यहां देखिए, यहां दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, जो इनर मेम्ब्रेन है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन आपको और दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। तो अगर किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त कोई दूसरी वॉल, आउटर मोस्ट वॉल दिखाई देती है तो वो वॉल कहलाती है सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि जो है प्लांट्स में पाई जाती है। मेरी बात समझ आ रही? प्लांट सेल और सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल, प्लांट सेल, जितने प्लांट हैं, एल्गी है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इन सब की जो सेल वॉल है, इन सब की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। मेरी बात समझ आ रही है? यानी एक ये मेजर डिफरेंस मिला प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ व्हाट इज सेल वॉल? इट इज non-living rigid completely impermeable completely permeable outermost membrane outermost membrane of plant cell। ठीक, इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड है, कंप्लीटली परमिएबल है। नॉन लिविंग, रिजिड, कंप्लीटली परमिएबल, और ये जो है आपके प्लांट सेल की सबसे बाहरी वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड प्लांट सेल, सेल वॉल। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जरा देखा जाए, जरा ध्यान से देखिए।
दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, बोथ आर, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, secondary cell wall, tertiary cell wall, and this region is called middle lamella. लैम्डा। ओके, आप देख रहे हैं कि जो प्लांट सेल है, सेल वॉल है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके अंदर ये जो मोटी लेयर दिख रही है यहां से यहां तक, दिस लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखिए, और सेकेंडरी सेल वॉल की जो अंदर की लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी सेल वॉल। तो टर्शियरी सेल वॉल जो है सारे प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, कुछ प्लांट सेल में टर्शियरी सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे जो अंदर की लेयर है वो टर्शियरी सेल वॉल है। 2 प्राइमरी सेल वॉल के बीच का जो ये गैप है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। इस मिडिल लैमेला में क्या है? इस मिडिल लैमेला में कैल्शियम के पेक्टेट्स भरे हुए हैं, और ये जो मिडिल लैमेला है 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है, 2 सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ये काम कौन करता है? मिडिल लैमेला। बात समझाई? तो यू कैन से सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब अगर हम इसको ऐसे देखें, ये देखिए, अगर हम सेल ड्रा करें, अगर यहां 3 लेयर दिखा दें आपको, इस तरीके से, उसी तरह से यहां भी, तो ये जो लेयर दिख रही है आपको, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। ये जो लेयर दिख रही है प्राइमरी सेल वॉल। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये प्राइमरी सेल वॉल, और 2 प्राइमरी सेल के बीच का ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। और इस मिडिल लैमेला में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स भरे होते हैं, जो इस दोनों सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम करते हैं। इसी मिडिल लैमेला से दोनों सेल आपस में क्या होती है? अटैच होती है। मेरी बात समझ आई? तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। ओके, फिगर को ड्रा कर लीजिए, इरेज कर दे। आओ नाउ हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन पे। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि हमारी जो सेल वॉल है वो किस सबस्टेंस से मिलकर बनी होती है। हमारी जो सेल वॉल है वो किस सबस्टेंस से मिलकर बनी होती है। तो जितने भी प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सेलुलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड्स है। जब बहुत सारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो बनता है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। तो जितनी प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। प्लांट सेल्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और एक चीज और ध्यान रखिए, दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है।
ये हमेशा ध्यान रखिए कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? आपका सेलुलोज है। और यही बड़ी बात है कि सेलुलोज का डाइजेशन हम लोग की बॉडी में नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज के डाइजेशन प्रोसेस नहीं होते, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। बात सुन रहे? तो जितनी प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। फंजाई सेल वॉल is made up of chitin, जो फंजाई है, फंगस, उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। बाकी जितनी प्लांट सेल है सबकी सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर था वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ था। एक था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म एंड थर्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हम अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने सेल वॉल को भी स्टडी किया। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब जरा देखिए यहां ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। One is called cytoplasm and second is called nucleoplasm. Cytoplasm mainly consists of 3 parts: cytol, second cell organelles, and third is called cell inclusion. Okay, protoplasm mainly consists of 2 parts: cytoplasm and nucleoplasm. Cytoplasm further divided into 3 parts. This is called cytol, cell organelles and cell inclusions. Okay. Okay, cytosol. Okay. The cytoplasm consists of 3 parts: cytosol, cell organelles and cell inclusion. मेरी बात समझ में आ रही है? Now, what is nucleoplasm and what is cytoplasm? जरा देखिए सेल को, अगर आप सेल को देखेंगे तो ये सेल है, और सेल के अंदर का जो सबसे अंदर का जो पार्ट जिसका कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए वगैरह होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है। न्यूक्लियस और ये सेल के अंदर का जो पूरा लिक्विड है, ये इसके अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ सेल के अंदर, वो पूरा लिक्विड कहलाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर वही प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो उसी प्रोटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और वही प्रोटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर मौजूद है तो वो कहलाएगा आपका साइटोप्लाज्म। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी वी कैन से साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? किसी सेल के अंदर जो सारा लिक्विड भरा हुआ है, ये सारा लिक्विड कहलाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर यही लिक्विड, यही सबस्टेंस अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर है तो ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और यही सबस्टेंस, यही लिक्विड अगर न्यूक्लियस के बाहर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है तो इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द होल लिक्विड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मेरी बात समझ आ रही है? साइटोप्लाज्म फर्दर इन 3 पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड साइटोसॉल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। साइटोसॉल क्या है? ये जो लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म का, दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोसॉल। ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये लिक्विड कहलाएगा साइटोसॉल। अब इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे सेल के ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं। उस ऑर्गन को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। मेरी बात समझ आ रही है? सेल इंक्लूजन क्या है? इस सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें बहुत सारे सबस्टेंस भी मौजूद होते हैं, नॉन लिविंग सबस्टेंस। तो जो नॉन लिविंग सबस्टेंस चाहे वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, जो नॉन लिविंग सबस्टेंस इसके अंदर मौजूद हैं इस साइटोसॉल के अंदर, उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन। मेरी बात समझ आ रही है? साइटोप्लाज्म डिवाइडेड 3 कैटेगरीज, द होल लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो ये लिक्विड पार्ट्स है दिस इज कॉल्ड साइटोसॉल। इस लिक्विड के अंदर जो सेल के ऑर्गन मौजूद होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ये ऑर्गन मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल इंक्लूजन क्या होता है? इस साइटोसॉल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो नॉन लिविंग सबस्टेंस मौजूद है, चाहे वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस हो चाहे ऑर्गेनिक सबस्टेंस हो, ये जो नॉन लिविंग सबस्टेंस इसके अंदर मौजूद हैं उस सबस्टेंस को हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। मेरी बात समझ आ रही है? नाउ हम बात करेंगे साइटोसॉल पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर। सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? जैसे हमने कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है 3 पार्ट्स आपको दिखाई दिए थे। साइटोसॉल जो लिक्विड पार्ट्स है दैट्स कॉल्ड साइटोसॉल। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे जो ऑर्गन हैं ये सारे ऑर्गन कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि सेल के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा था सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स क्या होता है? ऐसे नॉन लिविंग सबस्टेंस जो सेल के अंदर मौजूद हैं, साइटोसॉल में मौजूद हैं, चाहे वो आपकी इनऑर्गेनिक सबस्टेंस हो चाहे ऑर्गेनिक सबस्टेंस हो। तो ऐसे नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो साइटोसॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। बात समझ आई? हम पहले बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। साइटोसॉल समझ में आया कि जो लिक्विड पोर्शन वो साइटोसॉल कहलाता है। अब उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं आइए उसको स्टडी करते हैं। तो पहले ऑर्गन की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सेल। सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। किसने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार देखा था कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को आपकी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी मसल्स में ऑब्जर्व किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया उनका नाम था कोलिकर। इन्होंने कहाँ पे ऑब्जर्व किया इसको? कोलिकर साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी मसल्स में पहली बार ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व तो किया इन्होंने, लेकिन ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दे पाए। इन्होंने इस ऑर्गन को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दिया था। देखिए, ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर in the muscles of
इंसेक्ट। तो कोलकर साहब ने पहली बार ऑब्जर्व किया था इस स्ट्रक्चर को, कहां पर? इंसेक्ट के मसल्स में, लेकिन वो इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दे पाए थे। तो किस साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया? देखिए, सी बेंडा नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, कोलकर साहब ने पहली बार इस स्ट्रक्चर को देखा और इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने। मेरी बात समझ में आ रही है? नो। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर है। आइए हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आइए देखा जाए इसका स्ट्रक्चर। This is the outer membrane. Inner membrane. This is called cristae. Oxysome, or you can say F1 particle. और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, देखिए, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो लेयर दिखाई दे रही है।
दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर की लेयर, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। और आप देख रहे हैं कि जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो इस अंदर की ओर यानी मैट्रिक्स के अंदर धंस करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। मैट्रिक्स के अंदर धंस करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, वन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स के अंदर धंस करके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पर बहुत सारे नाव लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे नाव लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस नाव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मेरी बात समझ आ रही? माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन गो इनवर्ड and form a finger-like projection. This projection is called cristae. There are so many knob-like structure are present at the surface of the cristae. That structure is called oxysomes or F1 particle. And the liquid substance which are present inside the mitochondria is called matrix. तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में आपको डीएनए का मॉलिक्यूल भी दिखाई दे रहा है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल मैट्रिक्स के अंदर है। अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है तो ये सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है, यानी ये अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। जैसे जब सेल डिवाइड होती है, जब एक सेल से दो सेल बनती है तो माइटोकॉन्ड्रिया मदर सेल से डॉटर सेल में जाता है। तो एक सेल के अंदर जितनी माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए उस माइटोकॉन्ड्रिया को मेंटेन रखने के लिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रिप्लिकेशन होता है। और जब सेल्फ रिप्लिकेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के इस माइटोकॉन्ड्रिया से कई और माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। तो सेल्फ रिप्लिकेशन का कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें डीएनए का मॉलिक्यूल भी मौजूद है। मेरी बात समझ आ रही है? जब एक मदर सेल से डॉटर सेल बनती है तो जब एक मदर सेल से जब दो डॉटर सेल बनेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर सेल से डॉटर सेल में जाएगी। अब डॉटर सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया पहुंची तो एक सेल के अंदर जितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उस माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर को मेंटेन रखने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया मदर सेल से डॉटर सेल में पहुंची थी उसमें सेल्फ रिप्लिकेशन शुरू होगा। और जब सेल्फ रिप्लिकेशन शुरू होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जैसी बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन करेगा। तो सेल्फ रिप्लिकेशन का कारण क्या हुआ? सेल्फ रिप्लिकेशन का कारण ये था क्योंकि इसमें जो था डीएनए का मॉलिक्यूल ये मौजूद था। और डीएनए के मॉलिक्यूल कारण जो था ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्फ रिप्लिकेशन था वो आसानी से कर सका और सेल के अंदर अपने नंबर को मेंटेन कर पाया। मेरी बात समझ आ रही? नो स्ट्रक्चर समझ आया? नो अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन, what is the function of mitochondria? Function of mitochondria. Mitochondria, it is called powerhouse of the cell। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस एनर्जी से आप वर्क करते हैं, जिस एनर्जी से आपकी बॉडी मूवमेंट हो रहा है या जितने भी आप सारे कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य को करने के लिए जो एनर्जी आपको मिलती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको जो है सेल का पावर हाउस कहते हैं। जैसे देखिए बहुत सा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में देखिए पावर हाउस, जहाँ से बिजली की सप्लाई हो रही है, अगर वहाँ से वो एनर्जी की सप्लाई बंद कर दे तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं या जो भी फैन हैं वो चलेंगे आपके? वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो एनर्जी तो वहीं से प्रोड्यूस हो रही, पावर हाउस थे, जिसके चलते ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपकी बॉडी को मूव कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होती है?
एनर्जी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, और सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करता कौन है? सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? देखिए, ये रिएक्शन था रेस्पिरेशन का। एनर्जी किस रिएक्शन प्रोड्यूस होती है? रेस्पिरेशन में। जब प्लांट एटमॉस्फेयर से, आपके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है, CO2 रिलीज करता है, तो इस दौरान जो है काफ़ी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है आपकी बॉडी के दूसरी फिजियोलॉजी में वो क्या होती है? यूज होती है। अगर हम देखें यहाँ पे, ये C6H12O6, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमने ऑक्सीजन दिया इसको, 6O2, ये बन गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 600 प्लस एनर्जी। ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो भी दो फेज में कंप्लीट होता है, दो स्टेज में कंप्लीट होता है। वन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकंड इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मेरी बात समझ आ रही? तो जो ये पूरा जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस and second is called Krebs cycle। ठीक, और जब ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारे रिएक्शन कहाँ चल रहे हैं अभी हम देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के द्वारा आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। In the process of respiration, energy produced in the body of living beings। यही है फंक्शन रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे? ये देखिए, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम सेल ड्रा कर लें यहाँ पे एक बड़ा सा सेल, और हमने यहाँ दिखा दिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, हम एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी? देखिए, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये C6H12O6, दिस इज द साइटोसॉल ऑफ साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जो आप फूड ले रहे हैं, फूड से के डाइजेशन से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है पहुँचेगा आपके इस साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक, अब यहाँ ग्लाइकोलिसिस हुआ। जब ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन चलेगा तो इस रिएक्शन के बाद कंप्लीट होने पर एक सब्सटेंस बनेगा, दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है? कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वही हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से ग्लूकोज जो है आपके सेल के अंदर इंटर किया, पहुँचा साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा तो वहाँ पर रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस, वो वहाँ पर संपन्न होगा। जब वो वहाँ होगा तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पायरुविक एसिड में। ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो जब ग्लूकोज से एक नया मॉलिक्यूल बना, दिस इज पायरुविक एसिड। अब अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, ये देखिए, अगर ऑक्सीजन पहुंचा सेल के अंदर तो ये जो पायरुविक एसिड है वो यहाँ से निकल करके पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ से निकल के पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के
जो है इस मैट्रिक्स में होती है, मैट्रिक्स। तो जो आपका दो तरह की रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, एक एरोबिक, एनएरोबिक, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एरोबिक। ठीक, एनएरोबिक जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ ही नहीं। यहां देखिए ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, या ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनएरोबिक प्रोसेस और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद जो पायरुविक एसिड बना, इसका ये यहाँ से निकल करके पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन पहुंचा तो ये पायरुविक एसिड यहाँ से निकल के पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ये पायरुविक एसिड यहाँ से निकल करके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो वहाँ पर दो रिएक्शन चलेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्रेब्स साइकिल एंड सेकेंड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, जरा समझिए ध्यान से। पायरुविक एसिड जो बना, पायरुविक एसिड कहाँ बन रहा है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म। जब पायरुविक एसिड सेल के साइटोप्लाज्म बनेगा, यहाँ से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी ये जो प्रोसेस था वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा। यानी द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ग्लाइकोलिसिस में की प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड जो है यहाँ से निकल करके पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और बाहर से ऑक्सीजन मिल रही इसको। तो अगर ऑक्सीजन पहुंचा तो ये रिएक्शन हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये दोनों प्रोसेस संपन्न होंगे। तो अगर ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मेरी बात समझाए? अब एरोबिक रेस्पिरेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्रेब्स साइकिल एंड सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स साइकिल यहां देख रहे हैं, जब ये पायरुविक एसिड यहां से यहां पहुंचेगा तो यहां जो क्रेब्स साइकिल है, ये आपका जो ये क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टी, जिसको हमने कहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस क्रिस्टी पर जो साइकिल चलती है दैट साइकिल इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। मेरी बात सॉरी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, यहां जो साइकिल चल रही है दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ध्यान समझिए, इधर से ध्यान से समझिए। पायरुविक एसिड निकल के पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट पहुंचेगा इस क्रिस्टी पर, और इस क्रिस्टी पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा तब हमको एनर्जी मिलेगी, तब जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। Therefore, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बात समझ आई कैसे हो रहा है? फिर से एक बार समझ लें इसको। हो क्या रहा है? ये पूरा रिएक्शन है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन को देख रहे हैं कि दो साइकिल में कंप्लीट हो रहे हैं, स्पेशली एक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, और यू कैन से एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक साइकिल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एरोबिक साइकिल। तो एनारोबिक में क्या होगा? अगर कोई प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो वो एनएरोबिक प्रोसेस कहलाएगा, और अगर कोई प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ देखिए, अब ग्लूकोज आपके सेल के अंदर इंटर किया, सेल के अंदर कहाँ पहुंचा? ये साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म चलेगा पहुंचेगा तो यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगी दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एनारोबिक प्रोसेस। What will happen in this process? In this process, glucose molecule converted into pyruvic acid, and the whole process takes place inside the cytoplasm of the cell. जो पूरी प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। उसके बाद जो पायरुविक एसिड बना वो यहाँ से निकल करके पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन आ रहा है, यानी जो अब जो प्रोसेस होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो अब ये पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा तो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। देयरफॉर दिस प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस और एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic process divided in two parts, Krebs cycle
एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगी? जो पाइप एसिड पहुंचा यहाँ पे, तो आपका जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर चलेगी आपकी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलेगा? वो होगा आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज कॉल्ड क्रिस्टी। इस पर, इस क्रिस्टी पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होगा तब हमको जो है एनर्जी मिलेगी, तब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है बॉडी के अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। कैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो हम आपको यहाँ बता चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।